आज छोटा सा टॉपिक है, आज आजीविका मिशन वाला जो पार्ट है उसको खत्म कर देंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन, ठीक खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुआ और ये क्या बन गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बन गया। फिर से क्या, ये NRLM बन गया, ठीक है। और जून 2011 में छत्तीसगढ़ में आजीविका संवर्धन समिति का गठन किया और 1 अप्रैल 2013 को छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से लागू कर दिया गया। योजना संचालित की जा रही है विश्व बैंक द्वारा और IDA के द्वारा। आय बढ़ाना, गरीबी दूर करना, संस्थागत मंच प्रदान करके आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, वित्तीय सेवा तक आसान पहुंच बनाना, गरीबों की क्षमता का विकास करना और अधिकार और जन सेवा सशक्तिकरण, ये सब क्या थे, इसके उद्देश्य थे। इसके बाद हमने देखा विशेषता में सबसे पहला क्या था, सामाजिक एकजुटता। इसमें BPL वगैरह को क्या करना था, अपने को बाहर लेकर आना था। संवेदनशील जो वर्ग था उनको मदद करना था। संस्था का निर्माण करना था, संस्था मतलब स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना था। संघ का निर्माण करना था, संघ मतलब ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है। वित्तीय समावेश, सस्ती दर पर ब्याज, लोन, बीमा, ये सब हो सकता था संगठनों का। किस आधार पर, मांग और आपूर्ति के आधार पर। आजीविका का प्रोत्साहन करना था विभिन्न क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, कृषि और कृषि से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी ग्रामोदय के क्षेत्र हैं, सभी क्या है, ग्राम उद्योग वाले जो क्षेत्र है उनको आजीविका का प्रोत्साहन करना था। तालमेल और सहभागिता थी अन्य विभाग में, जैसे मनरेगा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, है ना, और आपका पेयजल वगैरह हो गए, कोई शिक्षा वगैरह का क्षेत्र हो गया, प्रारंभिक व्यावसायिक शिक्षा या फिर आपका जो है तकनीकी शिक्षा, इनमें क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। बुनियादी संरचना से बिजली हो गया, सड़क हो गया, दूरसंचार, इनमें बात है। गरीबियों को संस्थापन को प्रोत्साहित करना था, प्रशिक्षण क्षमता और निर्माण कौशल विकास को प्रोत्साहित करना था। गरीबों की भागीदारी करनी थी, उनकी पहचान करनी थी। सामुदायिक फंड था, इसमें 2 तरह के सामुदायिक फंड थे, एक था क्या, रिवॉल्विंग फंड और एक था CIF यानी सामुदायिक निवेश कोष, जो खुद ही समूह किया करते थे। फिर ब्याज सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था थी। और एक अपना जो है RCT के बारे में अपन देखे, जो क्या है, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, वो भी अलग अलग जगह स्थापित किया गया है। NRLM का जो, अच्छा ये इतना अपन क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे अपन ना, इतना पढ़े थे कल तक। पहले क्या है, कल क्या पढ़े थे, अच्छा घटक के बारे में पढ़े थे। ये NRLP होगा एक, और दूसरा क्या होगा, NRLM जो है, उनके घटक के बारे में, मूल्य के बारे में अपन पढ़े थे, कौन कौन से मूल्य होंगे, सामान्य चीजें जो विशेषताएं में शामिल थी, उन चीजों के बारे में अपन पढ़े थे, ठीक है। आज जो नया टॉपिक है वो क्या है, NRLM की विभिन्न सहयोगी संस्था, कौन कौन से सहयोग करते हैं NRLM को, ठीक। NRLM की सहयोगी संस्था, ठीक। ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो PIP क्या होता है, हाँ समझे ना, PIP से इसको कुछ PIPS कुछ और बोलते हैं क्या, 2 चीज लिखता है PIP में, लिखता है 2 चीज, है ना, हाँ। इस पर चर्चा करते हैं। गरीबों की पहचान कैसे की जाती है, एक तो है 2 आधार होता है, रंज आधारित, एक लिखता है क्या, वेबसाइट में दिखेंगे रंज आधारित, और दूसरा होता है, अजय गरीबों की पहचान करनी होती है। तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, ये सब लफड़े में मत पड़िए कि गरीबों की पहचान कैसे होती है। सामान्य तरीके से सरकार जो है वो गरीबी रेखा सूची जारी करती है, BPL की सूची जारी करती है, और BPL जनगणना के आधार पर जब उनको आर्थिक जनगणना होती है, 2011 में इसकी जनगणना हुई है, जब सामाजिक आर्थिक जनगणना होती है, उसमें तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या वस्तुएं खरीद सकता है और क्या वस्तुएं नहीं खरीद सकता है। फिर BPL का जो रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति का जो क्राइटेरिया है, उस आधार पर क्या होता है, तय होता है कि BPL क्या है। अच्छा, BPL भी किस आधार पर तय होगा, वो भी 2 तरीके से, एक उपभोग के आधार पर होता है, एक कैलोरी व्यय के आधार पर होता है। तो जो रंज विधि लिखता है, एक आप वेबसाइट में आप दिखेंगे कि रंज विधि का इस्तेमाल किया जाता है। रंज मतलब होता है दुख, दुख का स्तर, रंज का मतलब क्या होता है, दुख। तो रंज विधि का इस्तेमाल पहले होता था कैलोरी के माध्यम से। कोई व्यक्ति जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त कर ले रहा था, पहले 2001 से पहले की बात है, उस विधि से अगर कोई क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, उतना भोजन प्राप्त कर सकता है, वो माना जाएगा गरीबी रेखा से ऊपर है, और वो माना जाएगा गरीबी रेखा से नीचे। लेकिन वर्तमान में कैसा व्यवस्था चलता है, तेंदुलकर समिति की सिफारिश के आधार पर यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति 33 रुपया या 46 शहरी क्षेत्र में 46 रुपए का व्यय कर रहा है, उपभोग व्यय कर रहा है, और
गरीबी क्षेत्र में, अरे ग्रामीण क्षेत्र में 33 रुपया खर्च कर रहा है लगभग, तो क्या मान लिया जाएगा? गरीब मान लिया जाएगा? है रंगराजन समिति नहीं, तेंदुलकर समिति है। हाँ, रंगराजन समिति ने बाद में योजना आयोग द्वारा जो गठित किया गया उसमें रंगराजन समिति ने अलग फार्मूला दिया, उसमें भी आधार लगभग वही था। लेकिन जो भारत सरकार मानती है वो सुरेश तेंदुलकर समिति का मानकर चलती है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो 2009 में गठित की गई थी वो समिति के आधार पर है। तो गरीबी को जो पहचान है रूपाली, वो मुख्यतः जो है गरीबी रेखा के आधार पर होता है। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करती है? सरकार करती है। समय समय पर योजना आयोग ने से पहले तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, बहुत सारी समिति गठित की गरीबों की पहचान करने के लिए। अभी जो चल रहा है वर्तमान में वो सुरेश तेंदुलकर समिति की पहचान के आधार पर गरीबों की पहचान होती है और उस आधार पर सरकार तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति गरीब नहीं। इसके अलावा दूसरी जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत ये तय करता है कि गरीबों में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, किसको सबसे ज्यादा, जो मांग और आपूर्ति हमने लिखा है ना, किस आधार पर तय किया जाता है कि यह देखा जाएगा कि किस व्यक्ति को सबसे पहले जरूरत है। अगर किसी संगठन में, किसी समूह में 70% लोग ज्यादा बीपीएल हैं, उस व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उस ग्रुप में बीपीएल जो ग्रुप है उसमें अगर विकलांग है, महिला है, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इस आधार पर ग्राम पंचायत तय करती है कि उनको क्या दिया जा रहा है। क्लियर? ठीक। और इसमें गरीब की पहचान के बारे में कुछ जानना हो तो वैसे आपसे अगर कभी पूछे कि ये किस जनगणना के आधार पर है, तो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 जो हुई है ये इसके आधार पर तय होता है। पहले जो बीपीएल का निर्धारण होता था 2001 की जनगणना के आधार पर होता था, बीपीएल सूची जारी की गई थी। अभी सामाजिक आर्थिक जो जनगणना है 2011 उसके आधार पर तय होता है कि अभी कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति गरीब नहीं होगा। पीआईपी में माध्यम से सीबीओ द्वारा गरीबों को चिन्हित करके इसके पश्चात इसका ग्राम, हाँ बिल्कुल, पीआईपी ये तय किया जाता है कि जो मूल रूप से गरीब है उसको पीआईपी जरूरत के आधार पर तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन है, वो ग्राम पंचायत उसका अनुमोदन करती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही सही दिया है, बुक में भी दिया गया है। ठीक, क्या है? पिछले एग्जाम में आंसर ग्राम सभा लिया था। बिल्कुल ग्राम सभा ही है। ग्राम पंचायत कहने का मतलब होता है ग्राम सभा। जब हितग्राही का चयन किया जाता है तो ग्राम पंचायत कहने से मतलब है ग्राम सभा से। ग्राम पंचायत के पास जितने अधिकार होते हैं ग्राम सभा के पास आते हैं। अपन ग्राम सभा वाले टॉपिक में चर्चा किए थे, ग्राम पंचायत उनमें शामिल है। ठीक है, एग्जाम में लिया हितग्राहियों का चयन, तो हितग्राहियों का चयन कौन करता है? ग्राम सभा करती है, पंचायत के माध्यम से करती है। ठीक, हाँ हितग्राही का चयन ग्राम सभा करेगी। ठीक है, आगे बढ़े अपन। ओके, चलिए क्या पढ़ रहे हैं अपन कि ऐसी कौन सी एनआरएलएम की सहयोगी संस्था है, सहयोगी संस्था जो एनआरएलएम के कार्य में क्या करती है? मदद करती है, सहयोग करती है। उसमें पहला है एनजीओ और सीएसओ संगठन, एनजीओ एवं सीएसओ संगठन। हाँ वही, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एनजीओ क्या बोलते हैं इसको? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं। और सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो डाटा वगैरह जारी करते हैं, वो जो है संगठन इसमें क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। पहला संगठन ये है, यहां से एनआरएलएम को क्या मिलती है? मदद मिलती है। ठीक, दूसरा है संसाधन समूह संगठन। एक तो सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध कराती है वो संगठन है। इसके अलावा इसके दो भागों में आप बोल सकते हो संसाधनों के लिए। एक तो सरकारी तौर पर आप देख सकते हो और दूसरा निजी तौर पर भी आप देख सकते हो। सरकारी तौर पर जो लोग शामिल होंगे वो केंद्रीय जो सहायता के माध्यम से क्या होगा? वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे, आपको प्रशिक्षण व्यक्ति पहुंचाएंगे, इंजीनियर पहुंचाएंगे, अनुसंधान से संबंधित वैज्ञानिक उपलब्ध कराएंगे, जो भी शोध कार्य संबंधित संसाधन है या धन पूंजी वगैरह का वित्त उपलब्ध कराएंगे। दूसरा निजी क्षेत्रों में जब भी कभी कोई ऐसा संगठन हो निजी क्षेत्र का जो हितग्राहियों को उपलब्ध कराएगा, संसाधन उपलब्ध कराएगा, तब हम उसको क्या मान लेंगे? संसाधन संगठन मान लेंगे उसको। ठीक,
तीसरा इसका है निजी क्षेत्रों के साथ, निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग। कोई भी निजी क्षेत्र, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग होंगे, कोई भी निजी वर्ग इसका सहयोग कर सकता है। अगला है चौथा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संगठन। जैसे मैं आपको बताऊं, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व संगठन, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स क्या करते हैं, रईस आदमी है, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से अपना क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन एक फाउंडेशन भी बनाकर रखे हुए हैं। कौन सा फाउंडेशन? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वहां से लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे। अंबानी जी का खुद का रिलायंस चल रहा है, लेकिन रिलायंस के अंदर नीता अंबानी क्या चलाती है, बहुत सारा एनजीओ चलाती है, बहुत सारा खुद का सामाजिक संगठन चलाती है, जो किसके लिए सहायता करता है, समाज के लिए सहायता करता है। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि जब भी कोई निजी संगठन होगा, कोई निजी क्षेत्र होगा, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रकाश स्पंज आयरन वाला हो गया, वो निजी वाला संगठन क्या है, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए अलग अलग स्कूल खुलवाएगा, रोड बनवाएगा, बिजली की लाइट लगवाएगा। ये उनके सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य है कि जिस क्षेत्र से भी लाभ ले रहे हैं वो लोग, उस संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां के संसाधन का, उसके बदले में समाज को कुछ दें। तो जितने भी कारपोरेट क्षेत्र होते हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे विप्रो, अजीत प्रेम जी सबसे बड़े दानदाता है। वो क्या करते हैं, अपना जो 75%, 76% लगभग अपना जो निजी संपत्ति उसको दान दे चुके हैं, समय समय पर और भी दान देते रहते हैं। तो इनके किस तरफ से कौन से कार्य हैं, सामाजिक कारपोरेट जो उत्तरदायित्व वाले काम है, ये उनके काम होंगे। क्लियर? अगला है पांचवा, परामर्शी संस्थाएं। परामर्शी संस्थाएं जो भी इस काम में किसी तरह का परामर्श देते हैं, बैंक भी हो सकते हैं उनमें से, कोई निजी क्षेत्र भी हो सकता है, कोई एनजीओ भी सलाह देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, वो सलाह देने का काम करते रहते हैं। ठीक। अगला है आपका ट्रस्ट प्रशिक्षण संस्था। ट्रस्ट प्रशिक्षण संस्था को ट्रस्ट के माध्यम से क्या करता हो, लोगों को प्रशिक्षण दे देता हो। कौशल प्रशिक्षण हो सकता है, किसी तरह का बैंकिंग, वित्तीय या व्यवसायिक किसी तरह का प्रशिक्षण हो सकता है। अच्छा, बिल गेट्स को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है 2022 में, हिलाले पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, बिल गेट्स को सम्मान मिला है। कुछ दिन पहले बिल गेट्स की तरफ से भारत को भी सम्मान मिला था, नरेंद्र मोदी को सम्मान मिला था। ठीक है, तो मिलते रहता है सम्मान, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान के लिए जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग हैं वो देश देखकर नहीं करते हैं, उनको लोगों की बस मदद करनी है। कौन सा देश अच्छा है बुरा है उससे मतलब बिल्कुल नहीं है उनको, जहां के लोगों की जरूरत है सेवा भाव से प्राप्त करते हैं वो लोग। ठीक, और पाकिस्तान की मदद करेंगे बुरा नहीं, जरूरत है बेचारे को, जरूरत है कि नहीं। पाकिस्तान की सरकार बुरी हो सकती है, लोग बुरे नहीं हो सकते। ठीक है, हर देश की सरकार अच्छी या बुरी हो सकती है, लोग तो हमारे जैसे ही होते हैं। ठीक है, उनकी नीतियां गड़बड़ हो सकती है। तो ट्रस्ट प्रशिक्षण संस्था हो गई। इसके बाद औद्योगिक संगठन, वही है निजी क्षेत्र के कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं। आठवां है अकादमिक और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संगठन। अलग अलग अनुसंधान संगठन, अगर इस क्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो प्रशासनिक एकेडमी के परीक्षा, उनके शिक्षा के लिए या अनुसंधान के लिए जो है क्या कर सकते हैं, अलग अलग संगठन काम कर सकते हैं, देते रहते हैं, मदद भी देते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, ग्रामीण विकास में अगर किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो उसके लिए क्या करेगा, इसरो एक भेज देगा सैटेलाइट, उसमें कोई अनुसंधान करेगा कि कीट के लिए नियंत्रण के लिए या वर्षा के बारे में जानने के लिए या मछली वगैरह पता करवाना है किसी तरीके का, तो किस तरीके का ऐसा बनाया जाए, उपकरण बनाया जाए, सोचा जाए जिससे किसानों को पहले से जानकारी मिल जाए। कोई आपदा आने वाली है या कोई चुनौती आने वाली है, उसकी जानकारी किसानों को कैसे मिल जाए, पहले मिल जाए। तो वो अनुसंधान वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह कार्यक्रम वहां से मिलेगा उनको। ठीक,
आईआईटी वगैरह के भी अपने इस क्षेत्र में क्या करते रहते हैं, शोध करते होते हैं, अपना एक मॉडल देते हैं उन लोग कि आप इस मॉडल में काम करोगे तो आपको क्या होगा। जो आईआईएम वाले हैं वो लोग उस प्रबंधन के लिए सहयोग कर रहे होते हैं, किस तरीके से आपको प्रबंध करना है, इनके बारे में सहयोग लेते रहते हैं। और अंतिम है आपका जो प्रत्यक्ष रूप से देते हैं 9वां बैंक। बैंक में हो जाएगा आरबीआई भी है, नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थाएं। अन्य वित्तीय संस्थाएं, जो भी वित्तीय संस्थाएं होंगी, नाबार्ड और बैंक जो है इसमें एकदम फेस टू फेस मतलब सामने प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहती हैं, क्योंकि नाबार्ड जो है गैर जो वित्तीय कंपनी है वो सीधे बैंकों को या किसानों को जो है सब चीजों के लिए लोन देती रहती है। तो वो सब चीजों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे नाबार्ड कैसे काम करता है। तो ये सब क्या है, ऐसे सहयोगी संगठन है जो सीधे तौर पर एनआरएलएम में क्या करते हैं, सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। ये वाले संगठन कैसे हैं, जो सीधे सीधे सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। साझेदार है, मतलब ये कौन लोग हैं, एनआरएलएम प्रोग्राम में साझेदार है। ठीक, अगला इसमें लिख लीजिएगा और किसका सहयोग है इसमें, सहयोगी ढांचे, मिटा दूं इसको। आजीविका के सहयोगी ढांचे। असल में आजीविका को सहयोग करने के लिए ना 4 इकाइयां हैं। 4 इकाइयां हैं जो क्या करती हैं, सहयोग करते रहती हैं आजीविका में। पहला होता है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, आजीविका मिशन को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा। एक तो सरकार ने खुद ही क्या किया, केंद्रीय सरकार ने प्लान बनाया है कि ये आजीविका मिशन संचालित कैसा होगा, लेकिन सिर्फ प्लान बनाने से तो काम नहीं बनता है, समय समय पर सहयोग की जरूरत तो पड़ती ही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक आजीविका परामर्श समिति है। एक क्या है, आजीविका परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष जो है वो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। मतलब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के अध्यक्षता में एक क्या बनी हुई है, एक आजीविका परामर्श समिति का निर्माण किया गया है। जो परामर्श समिति क्या करेगी, इन लोगों को आजीविका वाले मिशन को परामर्श देने काम करती है, कोई पर कोई दिक्कत आ जाता है तो। ठीक, इसका कार्य है, राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति बनी उनका प्रमुख कार्य क्या क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। एनआरएलएम का विजन तय करना, विजन तय करना, क्या विजन होगा इसके बारे में बताएंगे। दूसरा इसमें प्राथमिकता तय करना, प्राथमिकता तय करना। अब प्राथमिकता तय कैसे करना, किस क्षेत्र को ज्यादा उत्साहित करना है और किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है, इसके बारे में क्या क्या तय करेंगे, प्राथमिकता तय करेंगे। दूसरा ये भी देखेंगे कि किन राज्यों को क्या करना है, ज्यादा पैसा देना है, किन राज्यों को नहीं देना है, ये भी कौन तय करेगा, ये आजीविका समिति तय करेगी। जैसे अपन कल 13 राज्य देखे थे जो उच्च आवश्यकता वाले थे, उनके लिए प्राथमिकता तय करेंगे। किन कामों को प्राथमिकता देना है, ये प्राथमिकता तय करेंगे। और पूरी प्रगति के बारे में, पूरी प्रगति के बारे में समीक्षा करना, प्रगति कैसी हो रही है, कितनी हो रही है, इसके बारे में समीक्षा कौन करेगा, जो केंद्रीय ग्रामीण आजीविका ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में ये आपका कौन, एक आजीविका जो परामर्श समिति है वो क्या करेगी, इस बात का निर्णय करेगी। मतलब पूरा हेड, मतलब पूरी चीजों का जो समन्वय और नियंत्रण करने का काम है, जो परामर्श देने का काम है, किस स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है, सारा चीज जो नियम तो किसने बनाया है, केंद्रीय सरकार ने बनाया है, तो सारा उन लोगों को कौन बना रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रोग्राम चल रहा है।
दूसरा जो है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर क्या है? राज्य द्वारा गठित राज्य आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते होंगे? मुख्यमंत्री हैं? कौन होते होंगे इसके मुख्य वो? यहां पर देखिए अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। यहां पर अध्यक्ष राज्य पंचायत एवं, हमारे यहां पंचायत वाला है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। कौन है ये? है अभी हमारे यहाँ टीएस बाबा है। और यहां वाला कौन है? ध्यान रखना है आपको, कौन है यहाँ का? चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन है। दोनों मंत्री का नाम कम से कम पता चले। यहां पर कौन है? टीएस बाबा है। छोटी छोटी चीजें कई बार पूछ लेता है वो ग्रामीण विकास मंत्री, क्योंकि इसी विभाग का योजना पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में आपको भी जानना जरूरी है। ठीक है, राज्य स्तर पर होगा। ये क्या करेंगे राज्य स्तर वाले? प्रदेश में जितने भी प्रदेश स्तर पर आजीविका से जुड़ी सभी कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्रीय एजेंसियों से तालमेल एवं समीक्षा। अनंतर लागू करवाना है राज्यों को। केंद्र सरकार ने प्लान जरूर बनाया है, लेकिन इसको लागू कौन करवाता है? राज्य सरकार द्वारा लागू करवाया जाता है। तो राज्य सरकार क्या करेगी? जो एक तो राज्य में जो भी संचालित हो रहा है उनके बारे में पता करेगी कि कौन कौन सी चीजें संचालित की जा रही हैं, कैसे संचालित की जा रही है, नियमों के अंतर्गत संचालित की जा रही है कि नहीं की जा रही है। केंद्रीय जो सरकार है उनके बीच में अगर किसी तरह का सहयोग का जरूरत पड़ता है तो सहयोग या तालमेल बनाने की जरूरत पड़ती है, तो तालमेल कौन लेगा? राज्य सरकार लेंगे। किसी अनुसंधान का जरूरत पड़ता है, किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ता है तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय को लिखेंगे, वहां सहायता प्राप्त करेंगे। ठीक, ये राज्यों का काम है। ये दो स्तर हो गए। अच्छा, राज्य दो स्तर पर भी राज्य में एक विशिष्ट होता है, तो यहां पर राज्य वाले को एक नोट करके लिखिएगा। यहां नोट करके लिखिएगा एक, ये होता है राज्य मिशन प्रबंधन इकाई। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई एक ही स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है। ठीक, और यह पूर्णकालिक राज्य मिशन है, पूर्णकालिक राज्य मिशन के रूप में संचालित है। ठीक, इसको चलाने के लिए एक विशेष संस्था स्थापित की गई राज्य में, जो केंद्र में नहीं, राज्य में, क्योंकि अनंतर लागू किसको करना होता है? राज्यों को। तो ये राज्य मिशन प्रबंधन इकाई जो होगी वो राज्य में इसको लागू करवाएगी। ठीक, मिटा दे इसको। तीसरा जो होता है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर क्या होगा? जिला मिशन प्रबंधन इकाई। जिला मिशन प्रबंधन इकाई। ठीक, और इसका प्रमुख कौन होगा? जिला प्रबंधक, जिला मिशन प्रबंधक बोलते हैं इसको, जिला मिशन प्रबंधक। और कोष्टक में लिखा रहेगा आजीविका। ठीक,
जिला मिशन प्रबंधन किसके होंगे? आजीविका के। इसका काम क्या होगा? इसी का मेन काम है एनआरएलएम के उद्देश्यों को पूरा करना। यही एनआरएलएम का जो मेन उद्देश्य है, आजीविका प्रदान करना, इनके उद्देश्यों को पूरा कौन करता है? जो जिला प्रबंधन इकाई है उनको। और आजीविका से संबंधित गतिविधियों को लागू करना, आजीविका संबंधी गतिविधि को लागू करना। ठीक, ये कौन होगा? जिला प्रबंधन, जो मिशन प्रबंधक होगा उसका ये काम होगा। और उसके नीचे में चौथे नंबर पर कौन है? आपका उप जिला स्तर पर, उप जिला स्तर। असल में खंड नहीं लिखा है, लेकिन आप खंड ही है वो रहने के लिए, लेकिन उप जिला स्तर पर है वो। ठीक, इसमें कौन होगा? उप जिला प्रबंधन संस्थान। हाँ, खंड ही है, जिला उप जिला प्रबंधन संस्थान। और ये सिर्फ क्या करेगा? जिला स्तर पर स्तर के लोगों को सहयोग देगा। ठीक, ये 4 स्तर होते हैं इनको क्रियान्वयन करने के, इनको लागू करने के लिए। कौन कौन से होते हैं? पहले स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन होगा? आजीविका परामर्श समिति, जो केंद्रीय मंत्री जो होंगे, ग्रामीण विकास मंत्री होंगे, उनकी अध्यक्षता में होगा। दूसरा जो होगा राज्य स्तर पर होगा, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी उनके मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम चलेगा। और उसके नीचे एक और होगा, जो क्या होगा? राज्य प्रबंधन मिशन आजीविका जो होगा, वो उसके नियंत्रण में क्या करेगा? पूरा कार्यक्रम संचालित होगा। जिला स्तर पर जो होगा, जिला प्रबंधन मिशन होगा, जो एक उसके लिए प्रबंधक भी होगा, जो जिला पर बैठेगा, वो क्रियान्वयन करने का काम करेगा। और उप जिला स्तर वाला क्या करेगा? जिला वाले का सहयोग करेगा। ये सब आपस में तालमेल के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग तरीके से काम करता रहे। हाँ, मैं क्या पूछ रहे हैं? जिला मिशन प्रबंधक क्या है? अध्यक्ष ऑफिसर होते हैं या राज्य मंत्री? जिला मिशन के जिला प्रबंधक है वो ना, प्रबंधक। जो जिला का जो है, जिला मिशन प्रबंधक होगा, ये पूछना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के ऑफिसर होते हैं या मंत्री होते हैं। इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, और आई थिंक मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ऐसा होगा कि गवर्नमेंट कर्मचारी ही होगा वो, मंत्री नहीं होगा ये। हाँ, ठीक है। तो लेकिन मैं जब तक कंफर्म देख ना लूं तब तक कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अपने आंखों से देखा होता तो आपको एग्जैक्ट बताता कि नहीं कौन होंगे। सवाल तो ठीक है, बढ़िया है आपका कि प्रबंधक कौन, राज्य स्तर का, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो राज्य कर्मचारी होगा। आप लोग भी देखिए, क्या जो प्रबंधक होता है, प्रबंधक है क्योंकि वो मैनेजर है, तो मेरे को लगता है कर्मचारी होगा। प्रबंधक तो मैनेजर ना होता है, मैनेजर जनरली कर्मचारी होता है। अब हो सकता है वो राज्य सरकार का संविदा कर्मचारी हो सकता है, या कहीं से उठा कर लाते हो उसको, लेकिन प्रबंधक का जो पोस्ट होता होगा वो मैनेजर जो है ना, राज्य सरकार का कर्मचारी होगा। या एक और चीज हो सकता है कि कहीं एनजीओ का ना हो, समूह का जो एनजीओ का ना हो, इसलिए मैं इसको कंफर्म देखकर बता दूंगा। तो कल मैं आपको बता दूंगा इसको कि वो जो प्रबंधक होता है वो किस स्तर का कर्मचारी होता है, कहां होता है, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, ये हो गया आपका प्रबंधन। अब एक छोटा सा सवाल है कि एनआरएलएम को लागू कैसे किया जाए। ठीक, एनआरएलएम खंड, ये लगभग चैप्टर के आधार पर आप देखेंगे तो लगभग खत्म हो गया एनआरएलएम का। मतलब अभी वो बचा हुआ है, राज्य वाला पूरा बचा हुआ, बिहान का केंद्रीय वाला जो था कॉन्सेप्ट वाला वो लगभग बता चुका हूं। ठीक, एनआरएलएम को लागू कैसे किया जाए। एनआरएलएम को लागू करना, कैसे लागू होता है एनआरएलएम, वो देख लीजिए। पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वयन की योजना, केंद्र सरकार कोई नियम कानून बना देती है, केंद्र सरकार कोई भी योजना लॉन्च करती है, वो किसके हद में दे देती है, किसके क्षेत्र में दे देती है, राज्य सरकारों को दे देती है कि आप राज्य सरकारों को आप लागू कीजिए। अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर आप अपने हिसाब से उसको बनाकर
नए तरीके से, नए फ्लेवर में आपने जो आपकी समस्याएं हैं या आपके जो मतलब संसाधन है उसके आधार पर ये योजना बनाइए और योजना के आधार पर फिर क्या कीजिए, उसका क्रियान्वयन कीजिए। वही अपन देखते हैं कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में योजना का क्रियान्वयन। अच्छा, जो राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब भी योजना का क्रियान्वयन होगा उसके लिए एक शब्द लिखा हुआ है हमेशा SPIPS। ऐसे होता है। इसका मतलब तो मेरे को नहीं पता चल पाया, फुल फॉर्म उसका नहीं पता चल पाया क्या होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है जब भी इसका शब्द का इस्तेमाल करता है SPIPS वो हाँ स्टेट PIP है वो, ठीक है। इसका पूरा जैसा ऐसे पता नहीं चल पाता है कि पूरा इसका फुल फॉर्म क्या आता है, लेकिन वो राज्य के संदर्भ में है कि राज्य के संदर्भ में योजना का निर्माण कैसे होगा और उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। हाँ, स्टेट का है यस, जो है स्टेट को शो करता है, ठीक। और दूसरा जो बोलता है वार्षिक कार्य योजना, इसी में वार्षिक कार्य योजना, ठीक। इसके आधार पर राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो योजना का क्रियान्वयन होगा उसके आधार पर और वार्षिक जो कार्य योजना होगी उसके आधार पर जिला मिशन प्रबंधन और इकाई जो है वो और ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई, ये दोनों क्या करेंगे, काम करेंगे और इनकी सहायता के लिए जिला मिशन प्रबंधन इकाई और ब्लॉक मिशन जो प्रबंधन इकाई होगी, इनकी सहायता के लिए एक होगी जो इनको तकनीकी सहायता देगा, उसका नाम है राष्ट्रीय आजीविका संवर्धन समिति। इसके द्वारा इसको क्या मिलेगा, तकनीकी सहायता। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा जो योजना का निर्माण किया जाता है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में पहले उसका देखा जाएगा कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसका निर्माण कैसे किया जाए और उसकी वार्षिक कार्य योजना कैसी है, कैसे कैसे आगे का प्लान है। उसके आधार पर जिला मिशन प्रबंधन इकाई और ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई, ये दोनों राज्य के ऊपर निर्भर है। राज्य जैसा इनको आदेश देता है वैसा वो लोग काम करते हैं और इनकी सहायता के लिए वो सीधे किससे टच में ले सकते हैं, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय आजीविका संवर्धन समिति होगी, उससे वो तकनीकी सहायता ले सकते हैं। कैसे कौशल विकास करना है, कैसे समूह बनाना है, कैसे बैंकों से संबंध रखना है, कैसे नाबार्ड से वित्त लेना है, इन सब चीजों के बारे में वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तकनीकी सहायता ले सकते हैं। इसमें एक और पूछा हुआ था कि प्राथमिकता कौन तय करेगा। प्राथमिकता के बारे में कि अगर इनका समूह में चयन किया गया तो प्राथमिकता के आधार पर कौन क्रम में आएगा, ठीक है। तो प्राथमिकता तय करने का जो काम है वो किसका है, राज्य का है। राज्य किसके माध्यम से करेंगे, वही ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के माध्यम से। किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है उनके बारे में। प्राथमिकता में पहले नंबर पर कौन होता है, प्राथमिकता में पहले नंबर पर होते हैं महिला, ठीक। महिला के बाद अगर कोई किसी को प्राथमिकता देना है तो विकलांग, और विकलांग के बाद अगर किसी को प्राथमिकता देना है तो पुरुष जो आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर हो। ठीक, इनको क्या करना है, लक्षित करना है। तो सबसे पहले किसको आप ध्यान रखिएगा, महिला को। विकलांग से भी पहले कौन है, महिला है। विकलांग से भी पहले कौन है, महिला। विकलांगों से भी पहले महिला को इसमें प्राथमिकता देनी है, क्योंकि इसमें एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें एक करना है कि वो जो मिशन संचालित कम से कम एक महिला को किसी एक समूह में जोड़ना है, इसका प्रमुख लक्ष्य है।
ठीक, इसका प्रमुख लक्ष्य है कि कम से कम एक महिला को क्या करेंगे, समूह में वो जोड़ेंगे। नहीं, पुरुष वाले समूह में पुरुष ने जब देखेंगे कि महिला का समूह सबके लिए समूह बन गया है, 10 सालों का क्रियान्वयन करना था, और अगर ये देख लिया गया कि नहीं महिलाओं का समूह खत्म हो गया है प्राथमिकता के आधार पर, विकलांग भी अब समूह में शामिल नहीं है, तो अब पुरुषों को मौका दिया जाएगा। या जिस ग्राम पंचायत में महिला स्वयं सहायता समूह नहीं बनाना चाहती, विकलांग नहीं बनाना चाहते हैं, तो वहां पर किसको प्राथमिकता दे दिया जाएगा, पुरुषों को। पहले प्राथमिकता उनको दिया जाएगा। ठीक, और जनरली महिला और पुरुष अलग अलग घर से थोड़ी ना आते हैं, ठीक, समझ रहे कि नहीं। महिला अगर है तो किसी न किसी तो घर से है ना, पुरुष अलग समूह बनाऊंगा और महिला अलग समूह बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना मतलब एक ही उसी घर के लिए तो है। असल में महिला को शामिल करने का मूल वजह यही है कि अगर किसी घर में महिला अगर काम करती है, महिला अगर वर्किंग होती है, तो वहां की स्थिति वैसे भी सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। महिला न सिर्फ अपने लिए बेहतर जीवन बनाती है, बल्कि आगे वाले पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए बेहतर पीढ़ी बनाती है, और पुरुष सिर्फ अपना निर्माण करता है। ठीक है, खैर उसको ईगो पर नहीं लेना है पुरुषों को, ठीक है, इसको सम्मान की भाव से देखना है कि हाँ ठीक है भाई, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, और जरूरी भी है। ठीक है, ठीक, अब एक लास्ट है आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, उसका सार बता दे रहा हूं। आजीविका विकास कौशल कार्यक्रम किसके लिए भाई, गरीब हेतु और उनके कौशल उन्नयन हेतु, कौशल उन्नयन, इनके लिए कार्यक्रम है। क्या क्या दिया है, क्यों दिया जाता है सबको। पहला चीज बताता है कि अर्थव्यवस्था में सहयोग के अवसर के लिए, अर्थव्यवस्था में सहयोग के अवसर हेतु। अभी तक जो गरीब रहा है, जो ग्रामीण रहा है, जो युवा रहा है, या जो महिलाएं रही हैं, वो सिर्फ अपने जीवन के बारे में विचार करती रही। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान रहा है, और योगदान रहा है तो बहुत कम, जैसे कृषि क्षेत्र में योगदान रहा है बहुत कम रहता है। तो अब उनको अर्थव्यवस्था में जो सेकंड पोजीशन है, जो सेवा वाला क्षेत्र भी है, कृषि वाला क्षेत्र तो ही है, उद्योग वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, योगदान दे सके। तो मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी क्या कर सके, वो अपना योगदान दे सके। ठीक, अब जैसे कौशल विकास इनका हो जाएगा, उद्योग स्थापित कर लेंगे, तो सेकंड क्षेत्र में आ जाएंगे, उद्योग, कारपोरेट क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण उद्योग में आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। अगर कोई सेवा का काम कर रहे हैं तो तृतीय क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों में अपना योगदान दे पाएंगे। अभी तक कैसा योगदान दे रहे थे, सिर्फ एक क्षेत्र में योगदान दे रहे थे, लेकिन अब कैसे दे देंगे, तीनों क्षेत्र में। ये पहला कारण। दूसरा ध्यान रखिएगा आप इसमें एक खास बात है कि कौशल प्रशिक्षण के साथ में, कौशल प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था। देखिए, इसको दो तरीके से समझिए। अगर मान लीजिए कोई उत्पादन का काम करते हैं, हाँ थोड़ा नीचे लिखना है, ठीक ठीक, ऊपर वाला जो है ग्रामीण विकास कौशल, गरीब कौशल उन्नयन के लिए, और पहला है कि अर्थव्यवस्था में सहयोग के अवसर के लिए दिख रहा होगा, कौशल प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी को कौशल प्रशिक्षण दे दिया गया, वो आदमी पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया है काम करने के लिए, लेकिन उसको काम न मिले तो क्या करेगा, वो खाली बैठा रहेगा। तो आजीविका को कोई फायदा हुआ क्या? इसका एक व्यवस्था है, इस पूरे आजीविका मिशन की एक व्यवस्था है। उनको कौशल प्रशिक्षण के लिए जो व्यवस्था देना है, उसमें एक क्या व्यवस्था रखी गई है कि लोग जिले से बाहर या राज्य से बाहर भी जाकर काम कर सके। देखिए, ज्यादातर क्या होता है, जैसे भारत के ज्यादातर लोग विदेश में काम करने जाते हैं, और जब विदेश में काम करने जाते हैं वो अकुशल श्रेणी में होते हैं। प्लम्बर का भी काम करते हैं, उनके पास ना कोई डिग्री है न कोई, जब वो काम करने जाते हैं तो उनको मजदूर की तरह काम कराया जाता है। अगर उनके पास डिग्री होगा
अगर उनका कौशल उन्नयन हो चुका होगा तो वो क्या कर सकते हैं, बड़े स्तर पर जा सकते हैं। मजदूर के रूप में न जाकर क्या कर सकते हैं, जैसे एक राजमिस्त्री होता है और एक मजदूर होता है। राजमिस्त्री प्रशिक्षित होता है लेकिन मजदूर प्रशिक्षित नहीं होता, काम वो भी उसी के साथ करता है, दिन भर करता है। राजमिस्त्री को ज्यादा पैसा मिलता है। लकड़ी भी वाले मिस्त्री होगा उसके साथ में मजदूर होगा, जो हेल्पर होगा वो प्रशिक्षित नहीं होता है, कम पैसा मिलता है। सरकार चाहती है कि वो प्रशिक्षण लेकर जाए, जहां का भी काम करने जाता है वो जिला में जाता है, जिला से बाहर जाता है। सरकार का ध्येय ये नहीं है कि वो सऊदी अरब में जाके काम करे, वो चाहता है कि यहां पर भी अगर काम करता है तो राज्य के स्तर में भी, जिले के स्तर में भी जब भी वो काम करे तो प्रशिक्षित होकर काम करे, ठीक ठाक काम करे। ठीक। दूसरा, इसमें इस कौशल प्रशिक्षण में सामुदायिक, निजी, सरकारी, गैर सरकारी, संगठनों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदारी। पूरा आजीविका मिशन का सिस्टम ऐसा बनाया गया कि हर तरफ, चाहे आपके किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी है उनकी, किसी न किसी रूप में। ठीक। ऐसा नहीं है कि सामुदायिक भागीदारी से वो क्या है, वंचित है। इसके अलावा इसके लिए पात्र कौन है, अगर कोई व्यक्ति पात्र है उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 18 से लेकर 35 वर्ष के जो लोग होंगे इसमें ज्यादा पात्र है। कौशल विकास में, कौशल विकास से, कौशल विकास आपने कहते रहते हैं, इसमें याद रखिएगा आईटी भी शामिल है। आईटी एवं सॉफ्ट कौशल, आईटीआई नहीं, हाँ आईटी भी, हाँ नहीं वो आईटीआई ये वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला नहीं, जो औद्योगिक वाला नहीं, कोनी में जो नहीं है, आईटीआई है ना, हाँ आईटी औद्योगिक प्रशिक्षण जो होता है उसमें इसमें शामिल है, उसमें भी कौशल प्रशिक्षण इनको इन्वॉल्व किया जाएगा। सॉफ्ट कौशल, सॉफ्ट कौशल का मतलब होता है जैसे साधारण वाला, टट्टिया का निर्माण करो, झाड़ू का निर्माण करो, दोना पत्थर का निर्माण करो, इनका प्रशिक्षण मिलेगा इनको। अच्छा, इनका पंजीकरण जो होता है, इसके लिए कौशल विकास के लिए जो पंजीकरण है, पंजीकरण PIA इसको बोलते हैं। यहां आप जाकर क्या कर सकते हो, अपना पंजीकरण वगैरह करा सकते हो, किसी को कौशल प्रशिक्षण चाहिए तो। ठीक, बस आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन में इतना ही है। राष्ट्रीय वाले में ना, राज्य वाला पूरा बचा हुआ है, राज्य वाला कल अपन उसका पूरा डिटेल करेंगे। राज्य आजीविका मिशन में बहुत सारी डाटा है। ठीक है, हाँ। क्या वीडियो नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा हूं कि नहीं? क्या हो रहा है? ठीक है मेरा ठीक है। ठीक, कोई सवाल इधर? दिनेश, रूपाली, उपेंद्र, कोई सवाल हो तो बताइए। ठीक है, कल अपन उसका राज्य आजीविका मिशन को पढ़ेंगे, उसमें डाटा भी बहुत सारा है। आप लोगों को तो भेज दिया, मिल गया कि नहीं मिला आप लोगों को? सब मौन है, क्या बात है? ठीक है।